Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is biodiversity. हमने पिछली वीडियो में ना वायरसेस को डिस्कस किया था. अब बेसिकली आपकी बुक वाले में अजीबो गरीब सा काम कर दिया, रैंडमली क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक छेड़ दिया यहाँ पे, हालांकि कोई इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बनता नहीं है. एनीवेज इसको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने इसको डिस्कस करना है. बायोडाइवर्सिटी अगर आप गौर करें दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है. वन इज द बायो, अदर इज द डाइवर्सिटी. बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान वैरायटी कितनी ज़्यादा है, वेरिएशन कितनी है. देखते हैं इसको. बायोडाइवर्सिटी टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम. मगर डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वेरिएशन है, कितनी वैरायटी है. इनकम्पासिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कितनी वैरायटी है. जीन्स, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जीन्स की कितनी वेरिएशन है. एंड इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में कितनी वेरिएशन है. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, इकोसिस्टम एक बड़ा लेवल है. इकोसिस्टम में हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कंसिडर कर रहे होते हैं. मैं कहता हूँ जी, एक हमारा सिटी है गुजरांवाला, क्योंकि हमारा सिटी गुजरांवाला है, तो सबसे पहले गुजरांवाला है हमारे लिए. तो जब हम इकोसिस्टम की बात करता हूँ ना, इकोसिस्टम मैं कहता हूँ जी इकोसिस्टम ऑफ गुजरांवाला, तो मुराद गुजरांवाला के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी शामिल होंगे और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी शामिल होंगे. यहाँ क्या सॉइल कैसी है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ की एयर कैसी है, विंड कितनी होती है, विंड स्पीड कितनी होती है, ये सारी चीज़ें जो होगी, वाटर लेवल चेक, वाटर वगैरह सारा कुछ, तो सारा कलेक्टिवली मिला के क्या होगा, इकोसिस्टम होगा. क्लियर. इट रिप्रेजेंट्स द रिचनेस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस किस एरिया में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें वेरिएशन कितनी है, एंड देयर इंटरेक्शन. तो एक बात याद रखिएगा, जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. मैं एग्जाम्पल देख बताता हूँ. ह्यूमंस बाकी दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करता है, हम चिकन से इंटरेक्ट करते हैं, हम बफेलोज भैंसों से इंटरेक्ट करते हैं, गाय से इंटरेक्ट करते हैं, क्या उसे कहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनसे मोस्टली डॉग से इंटरेक्ट करते हैं. तो ये एनिमल्स का आपस में इंटरेक्ट. इवन हम प्लांट से भी इंटरेक्ट करते हैं. ये हमारा क्या से कहते हैं, गंदम चावल लगाना फिर उनको खाना, तो हमारा इंटरेक्शन ही है. इवन हम नॉन लिविंग से भी इंटरेक्ट करते हैं. नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम ज़मीन के अंदर क्या उसे कहते हैं, खाद्य डालते हैं, वहाँ प्लांट उगाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम एयर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम पानी पी रहे हैं, वाटर बाय इटसेल्फ इज नॉन लिविंग, लेकिन उसको आप पी रहे हो तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो. क्लियर. ये मैंने जनरल सी बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. यहाँ पे दो टर्म्स है, वन इज द इकोसिस्टम, अदर इज द निच. इकोसिस्टम is a dynamic and interactive system composed of living organisms and their physical environment. तो मैंने वही बात की थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका जो इंटरेक्शन है, उसका जो रिलेशनशिप है, इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स. अच्छा, आपकी बुक वाले यहाँ पे चवल मारी हुई है. बेसिकली पता क्या होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल से लेवल्स, बल्कि इंडिविजुअल से क्या है मैं बोल देता हूँ लेवल, अगर कोई यहाँ पे टीचर भी देखेगा तो उसको चीज़ समझ आ जाएगी. सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर आते हैं एटम्स, फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर आते हैं ऑर्गेनल्स, फिर आते हैं सेल, फिर आते हैं टिश्यू, फिर आता है टिश्यू सिस्टम, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के बाद जो आती है वो आती है स्पीशीज. स्पीशीज के बाद आती है, नहीं पहले पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन के बाद आती है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर. ये सारे लेवल्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं. आपकी बुक वाले ने मुंह उठा के जस्ट इकोसिस्टम बोल दिया है, इसको पहले पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या चीज़ है. एनीवेज हम नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट निच. निच रेफर्स टू रोल और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज विद एन इकोसिस्टम. कि इकोसिस्टम के अंदर कोई भी स्पीशीज अपना क्या रोल अदा कर रही है. प्लांट्स हैं, उनके इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल है. डॉग्स हैं, उनके इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल है. ह्यूमन है, उनका इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल है. लायंस हैं, उनका इकोसिस्टम के अंदर क्या रोल है. ये सारे जर्नल है. इट इंक्लूड्स इट्स हैबिटेट, हैबिटेट वो उसका एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई रहती है स्पीशीज. इट्स इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन. यहाँ पे तीन बातें बोल गया, प्रीडेशन, कंपटीशन एंड सिम्बायोसिस. प्रीडेशन ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है. प्रेडेटर वो होता है जो शिकार करता है, प्रे वो होता है जो शिकार हो जाता है, शेर और हिरन. प्रेडेटर क्या है, क्या उसे कहते हैं, वो शिकारी है जिसने शिकार करना है. प्रे जो बेचारा शिकार है जो खाया जाता है. कंपटीशन, जब सेम रिसोर्सेज के लिए आपस में कंपीट किया जाता है, जितने इंसान है खाने के लिए कंपीट करें, इनका आपस में कंपटीशन है. सिम्बायोसिस, इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोसिस. आगे सिम्बायोसिस की वेरियस टाइप्स हैं, जिसमें क्या उसे कहते हैं, वो आ जाता है पैरासाइटिज्म आता है,
कमेंसलिज्म आता है, म्यूचुअलिज्म आता है, ये सारे वेरियस टाइप्स हैं, वो आगे अगर आए तो मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा। एंड इट्स रोल इन एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। एक बात याद रखिए, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो भी होती है, जिस तरह सन से एनर्जी आती है प्लांट्स तक, प्लांट से एनर्जी आती है एनिमल्स तक, और एनिमल्स अल्टीमेटली डिकम्पोजर तक चली जाती है। क्लियर? तो ये वाली बात की गई है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट लेवल क्या है, देखते हैं इनको। The assessment of biodiversity involves multiple levels, each providing unique insights into the complexity of life. पहला species level. At species level, biodiversity is assessed by identifying and counting the different species present within a given area. एक given area के अंदर आप species का check करते हो। Species diversity include not only the number of species, सिर्फ आपने number of species नहीं देखनी, but also the relative abundance and distribution. वो कितने abundant है, कि एरिया में कितने ज़्यादा पाए जाते हैं और किस तरह distributed है। आया कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या क्या उसे कहते हैं, क्या कहीं पे सैचुरेशन ज़्यादा है, कहीं पे सैचुरेशन कम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। नेक्स्ट इज द जेनेटिक लेवल। जब जेनेटिक लेवल की बात करते हैं, एट द जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज। एक स्पीशीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जीन्स की क्या रेशियो है, कौन सा जीन या उसका कौन सा एलील ज़्यादा है, कौन सा मिकदार कम है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। हम फर्ज करें गुजरात के लोग हैं, ये हमारी एक स्पीशीज है। अब गुजरात के अंदर जितने भी इंसान हैं उनका एक ट्रेट, एक करेक्टर हम पकड़ लेते हैं, आई कलर। अब आई कलर क्या हो सके, आई कलर के लिए ब्लैक कलर के लिए कितने जीन्स हैं, ब्राउन के लिए कितने जीन्स हैं, ये उसके एलील्स हैं। क्लियर? इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर सकते हैं। द जेनेटिक डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर अडॉप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। एक बात याद रखिएगा, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जितना बेहतर होता है वो उतना ही एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर सूट करता है, एडजस्ट होता है। enabling them to cope with the environmental changes and challenges। उसके काबल बना देते हैं कि एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस हैं या उसके क्या एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आती है उसको बेहतर तरीके से क्या कर लें, कोप अप कर लें, उसको एडजस्ट हो जाए उसके अंदर। नेक्स्ट इज द इकोसिस्टम लेवल। एट दिस लेवल द बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इंक्लूड द रेंज ऑफ हैबिटेट्स। क्या उसे कहते हैं, रेंज ऑफ हैबिटेट आ जाता है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स टू ग्रॉसलैंड एंड डेजर्ट। देखिए हमारी जो पूरी अर्थ है ना, पूरे अर्थ एक जैसी नहीं है। कहीं पे क्या उसे कहते हैं आपके ग्रॉसलैंड्स हैं, कहीं पे डेजर्ट हैं, कहीं पे ग्लेशियर्स हैं, कहीं पे क्या उसे कहते हैं माउंटेन्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब सारी बात है, जो डेजर्ट है उसका इकोसिस्टम कुछ और होगा, जो आपका क्या उसे कहते हैं ग्रॉसलैंड होगा, इकोसिस्टम कुछ और होगा, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कुछ और होगा, वैली का इकोसिस्टम कुछ और होगा, प्लेन एरिया का इकोसिस्टम कुछ और होगा। हर एक का इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोसिस्टम फंक्शन एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ वगैरह कैसी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटर्मिनिंग बायोडाइवर्सिटी। अगर हमने किसी एक क्या उसे कहते हैं एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना है तो वहाँ से हम रैंडम सैम्पलिंग जो करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सैम्पलिंग कर लें तो उसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई की गई है। रैंडम सैम्पलिंग इज फंडामेंटल टेक्निक इन इकोलॉजिकल स्टडीज फॉर असेसिंग बायोडाइवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में आप रैंडमली सैम्पलिंग कर लेते हो, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ सैंपल उठा लेते हो। दिस मेथड इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन, मिनिमाइजेस बायस। मतलब ये जो होती है ना बायसनेस होती है जो, उसको मिनिमाइज कर देता है कि कोई इसी के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि हम एक एरिया को ज़्यादा फेवर दे रहे हैं वहाँ से ज़्यादा सैम्पलिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बायसनेस खत्म हो जाती है। इट इंश्योर्स दैट एवरी पार्ट ऑफ द स्टडी एरिया हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सैम्पल्ड, कि हर एरिया के पास इक्वल चांस है कि उसको भी स्टडी किया जा रहा है। विच प्रोवाइड्स अ मिनिमम मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। आप ज़्यादा एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट। आपको ज़्यादा बेहतर रिलायबल एस्टिमेट, आपको आइडिया ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। रैंडम सैम्पलिंग अलाउज फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज टू एस्टिमेट स्पीशीज रिचनेस, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसकी रिचनेस देख सकते हो, अबंडेंस देख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो आप। इट एनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एरियाज और हैबिटेट्स बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। आप जितना भी डाटा कलेक्ट किया उसको बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हो। Enhances representativeness by covering different parts of the study area. Random sampling shows that sample represents, मुझे समझ नहीं आ रही आपका बुक वाले ने पीछे आपको पढ़ाया क्या और आगे क्या चवले मार रहे हैं। एनीवेज देख रहा हूँ मैं। स्पोर्ट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स।
एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट थ्रू रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग करते हो उसको बेहतर तरीके से, वो आपकी जो कंजर्वेशन, फर्ज करो आपने किसी एरिया को कंजर्व करना है, सेव करना है, जिस तरह WWF कर वाले करते हैं, वो क्या करते हैं उस एरिया की सैम्पलिंग कर लेते हैं, फिर उसको बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, वो आपकी उस एफर्ट को ज़्यादा बेहतर करता है, इंक्रीज कर देता है। एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स थ्रू रैंडम सैम्पलिंग आर एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन। मैं आपको एक सिंपल देता हूँ। ये मैंने आपको ना एक लेक शो की है, बेकी लेक। ये ना सोन्सकेसर के आसपास है। ये मैंने क्या उसे कहते हैं फिजिकली भी विजिट की हुई है ड्यूरिंग माई MSc। अब ये बेसिकली WWF वालों ने इसको क्या किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है, ये कंजर्व किया हुआ है। क्यों? इस लेक का बेनिफिट ये है कि जब क्या हो सकता है रशिया में विंटर बहुत क्या हो सकता है सीवियर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, बहुत ज़्यादा के बर्ड्स उधर के क्या हो सकता है उधर से माइग्रेट करते हैं, हमारे इस एरिया में आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। तो जब स्टे करते हैं फिर क्या हो सकता है जैसे ही टेम्परेचर रशिया में थोड़ा अप होता है, गर्मी आना शुरू होते हैं, वो वहाँ यहाँ से माइग्रेट करके वापस चले जाते हैं। इस तरह क्या किया गया है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया है। ये एक जर्नलिस्ट की एग्जांपल है। तो वो क्या करते हैं डिफरेंट एरिया की सैम्पलिंग करते हैं, फिर उस एरिया से उस एरिया को क्या करते हैं कंजर्व करते हैं, तो आपको कंजर्वेशन में भी हेल्प आउट मिल जाती है। क्लियर? तो मैंने यहाँ तक आपको क्या उसे कहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी द इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग शो कर दी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।